बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अदना और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजरी होगी। बच्चों के स्कूल की टाइमिंग चेंज हो चुकी है और एक बार फिर से लग रहा है कि सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मी आ रही है, एक फीलिंग चेंज हो गई है। और वैसे भी बच्चे जो हमारे आपके हम सब के बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल है, उनको महफूज बनाना भी हम सभी की जिम्मेदारी है और इसीलिए पोलियो मुहिम का आगाज़ भी होने जा रहा है। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में पोलियो के खिलाफ जंग जारी है और साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू हो रही है। यानी कि 2026 का आगाज़ होते ही पोलियो मुहिम का भी आगाज़ हो चुका है और इस मुहिम का मकसद मुल्क भर में 4 करोड़ 50 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से महफूज बनाना है और इसके लिए हम सबको मिलकर इस मुहिम को कामयाब बनाना है और हर बच्चे का पैदाइशी हक है पोलियो के ये चंद कतरे और 5 साल तक हर बच्चे को पिलाए जाने बहुत ज़रूरी हैं ताकि जो उनके अंदर किसी भी किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं या उनको किसी भी किस्म की आज़ाद से माजूरी की वजह बन जाते हैं, उससे बचाया जा सके। तो हर बच्चे को 5 साल तक पैदा होने से लेकर 5 साल तक कतरे जो है वो लाजमी पिलाएं। बिल्कुल, और इसी मकसद के लिए 4 लाख से ज़ायद तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स अब घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। तो तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि पोलियो वर्कर्स के साथ ताउन किया जाए, कोऑपरेट किया जाए। वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए ये तमाम तकदो कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी उसमें पूरी जानफशानी के साथ काम कर रही है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल यानी कि 2025 में सिर्फ 30 नए पोलियो केसेस सामने आए हैं। वैसे तो ये 30 भी बहुत ज़्यादा है, इसमें भी खात्मा होना चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए ये तादाद, जो 2024 के मुकाबले में निस्फ से भी कम है। तो एक बड़ी अचीवमेंट है, तादाद कम हो रही है ग्रेजुअली। बिल्कुल ऐसे ही 2024 में केसेस की तादाद 74 थी। अब हम कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये तादाद सिफर पर लाई जा सके और पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाया जा सके, क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो एक परेशानी का सामना करना पड़ता है जब पाकिस्तानियों की एक लाइन, एक सफ अलग थी और उन्हें कतरे पिलाए जाते हैं। तो इसलिए इस शर्मिंदगी से बचने के लिए और वैसे भी अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस मुहिम में गवर्नमेंट का साथ दें, पोलियो वर्कर्स का साथ दें। अब आ जाते हैं हम अपनी टॉप 5 स्टोरीज़ की जानिब और आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कि बलूचिस्तान के 12 मकामात पर फितना उल हिंदुस्तान के हमले नाकाम किए गए हैं। बलूचिस्तान हमलों में भारत मुलव्विस है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से यह बयान सामने आया है। कहाँ कहाँ पर अटैक किए गए, क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल की गई और पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी रही, इसके ऊपर इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। बिल्कुल, और फिर बात होगी बसंत के रंगों की। बसंत की आमद के साथ ही हम देख रहे हैं कि लाहौर अंदरून मोची गेट में रश बढ़ गया है और तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है गुड्डियों और डोर ख़रीदने वालों की, क्योंकि वक्त कम था और तादाद बहुत ज़्यादा थी। लाहौर के अंदर इस वक्त गहमागहमी है, माहौल बन चुका है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बसंत को सेलिब्रेट किया जा सके और क्यों ना हो 20 से 25 साल के बाद जब इवेंट एक वापस आ रहा है, एक फेस्टिवल की शक्ल इख्तियार कर रहा है और गवर्नमेंट भी इसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, तो ये बहुत ही खुशाइंद है। तो शहरी बड़ी तादाद में पतंग खरीदने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि सितारों की रोशनी में आपका आइंदा हफ्ता कैसा गुजरेगा, किन सितारों की चालें क्या कहती हैं, कौन से सितारे गर्दिश में रहेंगे, माहिरीन की राय लेंगे। बिल्कुल, और फिर बात होगी कुछ क्रिकेट की। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने और भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला कर लिया है। फाइनली वो फैसला आ चुका जिसका शिद्दत से इंतजार था और भारत को सबक सिखाने के लिए ये बड़ा फैसला फाइनली कर लिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तानी बैटर्स ने तीसरे T20 में भी कैंगरूज को धो डाला है, क्लीन स्वीप किया है। बड़े इवेंट से पहले बड़ी टीम को बड़े मार्जिन से शिकस्त देना, क्लीन स्वीप करना हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट है। इस पर भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे ख़वातीन फ्रोज़न शोल्डर या कंधे की शदीद तकलीफ से क्यों दो चार होती हैं और फ्रोज़न शोल्डर को कैसे ठीक किया जा सकता है। इसके लिए हमारे साथ ऑर्थोपेडिक भी मौजूद होंगे, उनकी रहनुमाई हम लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अपने पहले टॉपिक पे आ जाते हैं। और बलूचिस्तान एक बार फिर नाजरीन दहशतगर्दी की लपेट में आ चुका है, मगर इस बार रियासती रद्द-ए-अमल फैसला कुन और गैर मामूली रहा। दुश्मन ने खौफ, खून और इंतशार के जरिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश तो की है, लेकिन उसको नाकाम बनाया है। हमारी फोर्सेज ने 31 जनवरी को बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले जो दहशतगर्द हमले थे, उन्होंने वाजे कर दिया है कि ये महज इनफरादी कार्रवाइयाँ नहीं हैं, बल्कि एक मुनज़्ज़म जो बैरूनी सरपरस्ती है उसमें तैयार की गई जंगी हिकमत अमली है, जो कि हमने देखा कि हमारे खवातीन, बच्चों, मजदूरों समेत मासूमों की जानें ली गई। बिल्कुल, और ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो बयान सामने आया है, यही रियासत की पॉलिसी है, फितन हिंदुस्तान। ये फितना हिंदुस्तान ने फैलाया है, पाकिस्तान के
आवाम को उनको ब्रेन वॉश करके, उनको फंडिंग करके दहशतगर्दी के अमल पे ना सिर्फ तैयार किया जाता है, बल्कि हमने तो रंगे हाथों कुलभूषण यादव समेत बहुत से जासूसों को पकड़ा है। और अब ये चीज़ पूरी दुनिया के सामने रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान में होने वाली अब तक की तमाम दहशतगर्दी और तखरीबकारी के पीछे कहीं ना कहीं भारत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुलविस रहा है, इन्वॉल्व रहा है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। कर्नल रिटायर्ड असद महमूद साहब, दिफाई तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। प्लान बहुत बड़ा था, काफ़ी प्लानिंग की गई होगी, तैयारी की गई होगी, और एक अफसोसनाक पहलू ये भी है कि हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को भी ब्रेन वॉश करके इस मकसद में शामिल किया गया है, राइफलें थमा के, और अपने ही मुल्क के अमन को तबाह किया जा रहा है। लेकिन जो अल्टीमेटली इसके डोरियां हैं वो भारत के हाथ में दिखाई दे रही हैं, चाहे वो TTP हो, चाहे वो फितनल खारिज, फितनल हिंदुस्तान, BLA, मजीद ब्रिगेड। तो ये जो रियासती पॉलिसी है नाज़रीन, ये कितनी वाज़े एक मैसेज भी है दुश्मन के लिए भी कर्नल साहब, और उन तमाम कुव्वतों के लिए जो सहूलतकारी का काम कर रहे हैं मुल्क के अंदर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जो 2 दिन पहले कार्रवाई हुई, फितनतुल हिंदुस्तान के जो आप ख्वारजी कह लें, टेररिस्ट कह लें, BLA इसके अंदर है, फिर BRF है, फिर इसके बाद बलोच लिबरेशन आर्मी की आप बात करते हैं, मजीद ब्रिगेड का आपने तस्करा किया, जी। तो सर्टली अगर ये 12 मकामात पर ऑलमोस्ट एक सिंक्रोनाइज टाइमिंग के तहत वहाँ पर आए हैं, तो दैट मीन के बहुत ही कंप्लीट एक लिहाज से उनकी प्रिपरेशन थी। और उन्होंने वो मकामात चुने कि जहाँ पे नेचुरली वो सुबह का टाइम था। तो सर्टली आप ये तो नहीं कर सकते ना कि हर गली के अंदर या हर चौराहे के ऊपर आप कहें जी कि नहीं वहाँ पर आर्म फोर्सेस मौजूद हैं, पुलिस है या FC की आप बात करते हैं। बट मैं समझता हूँ कि वो आए उन्होंने, और आप खौफ व हरास की आप बात करें, ओवरऑल आप लोगों को परेशान करने की बात करें, बैंकों के ऊपर आए उन्होंने, वहां पे अटैक किए। और अच्छा, इससे हट के फिर आप ये देखें कि आपकी जो मुसल्लह अफवाज की हम बात करते हैं, आर्मी की आप बात करें, पुलिस की भी, और फिर FC की भी, मतलब आप इमेजिन करें कि ये जो वार ऑन टेरर पिछले आप कह सकते हैं कि 25-26 साल से जो लड़ी जा रही थी, उसका क्रक्स देखा आपने पिछले 2 दिनों के अंदर। यू कैन मेक आउट कि जिस सूरत के साथ, जी के साथ उन 11-12 मकामात के ऊपर आपकी आर्मी ने जिस तरीके से उनको अटैक किया, जिस तरीके से उनके अटैक को रिपल्स किया, और फिर एक एक को चुन चुन के जिस तरीके से मारा, आई वुड से कि शायद इस तरह पहले की चीज आपने कभी नहीं देखी होगी। एंड दे एक्चुअली, अगर आप बिल्कुल सही। बात करते हैं BLA की, तो दे थॉट कि ये आएंगे और इसके बाद वो कुछ टाइम तक उसको होल्ड करेंगे। नेचुरली वो उन्होंने मुस्तकिल तो वहां पे रहना नहीं था, बट दे नेवर थॉट कि इस तेजी के साथ आर्मी उनके ऊपर अटैक करेगी, पुलिस और FC की कॉम्बिनेशन के साथ। और फिर आपने देखा कि उनको, आप उससे पहले भी एक दिन पहले जब इन्होंने अटैक किया, उससे एक दिन पहले आप 41 जो उनके टेररिस्ट थे उनको आप खत्म कर चुके थे। दुरुस्त। 108 तो एक दिन के अंदर ये गए ना, तो आप ये कह सकते हैं। उसके बाद 15 अगले दिन आपने किए, तो रफली जो इनकी तादाद बनती है कि जो इन मूजी मुजरमों को और टेररिस्ट को और दहशतगर्दों को जो आपने खत्म किया, जो कि पाकिस्तान के दुश्मन है, और पाकिस्तान बिल्कुल से भी सही। ज्यादा ये बलोच पाकिस्तान बहन के भाइयों के दुश्मन जो हैं, दुश्मन अमन थे। के दुश्मन हैं ये लोग जो कि इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। कर्नल साहब, अगर हम देखें तो 133 2 दिनों के अंदर जो पाक फौज की कार्रवाइयां थी उसमें 133 दहशतगर्द मारे गए हैं, और साथ ही कोई 15 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए हैं। हमला बड़ा बर्वक्त था, जवाब बड़ा बर्वक्त था, और जिस तरह से हमने देखा कि एक स्ट्रेटजी पाक आर्मी की रही है, और जिस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, बहुत सारी कीमती जानें और भी जा सकती थी, जिससे बचा लिया। अगर हम देखें फितना खारिज को या फितना हिंदुस्तान को या इस तरह की जितनी जमातें जिनको फंडिंग भारत की जानिब से हो रही है, सपोर्ट भारत की जानिब से हो रही है, या भारत दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैलाने का जरिया बन रहा है, तो क्या इस तरह से ही भारत के साथ जंग लड़ते रहेंगे हम दहशतगर्दी को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहेंगे, या जवाबी कार्रवाइयां करते रहेंगे और वो इसी तरह से हमारे लोगों को आके निशाना बनाते रहेंगे? इसके अलावा क्या होना चाहिए था कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हो ही ना पाए पाकिस्तान के अंदर? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या तरीकाकार होना चाहिए, और भारत को हम देखें इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह से एक्सपोज करने की मजीद जरूरत है हमें, ताकि भारत को रोका जा सके? देखिए, एक तो मैं आपसे ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये इनके वहमो गुमान में बनी था कि उनको इस कदर नुकसान पहुंचेगा पिछले 1-2-3 दिनों के अंदर।
एक तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर इस जिस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में उन्होंने हमले किए दहशतगर्दाना, सो दैट मीन कि एक स्ट्रैटेजी थी उनकी, एक ट्रेनिंग थी उनकी, उनको टेक्निकल असिस्टेंस थी, और फिर अब क्वालिटी ऑफ वेपन्स जो कि इन टेररिस्ट ने उठाए हुए थे, वो भी मेरा ख्याल है सबके लिए बड़ा ज़रूरी है। एंड अगेन आई वुड से, आप सिर्फ इतना देखें कि इनके टाइमिंग्स, टाइमिंग्स को आप ज़रूर लिंक करें कि ये किस वक़्त के अंदर ये हमले हुए, जी। जबकि ईरान जो है वो बिल्कुल लाइमलाइट के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर मिडल ईस्ट की आप बात करते हैं, हम्म। और ईरान के साथ ही पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। बलूचिस्तान, ईरान के अंदर भी प्रॉब्लम हुई, बलूचिस्तान में भी इन्होंने कहा जी कि नहीं, इसको हाइलाइट करते हैं। नेचुरली पूरे का पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल वर्ल्ड है, वो तो बिल्कुल फोकस है ईरान के ऊपर और उसके पास पड़ोस के ममालिक के यस। ऊपर। बट इनके जहन में नहीं था, या इनके तस्वुर में भी नहीं था कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का इतना रैपिड रिस्पांस आना है, और जिस तरीके से उन्होंने उनको वाइप आउट किया, आई से इट इज रियली रियली कमेंडेबल, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसमें इसमें कोई अब शक नहीं दूसरी बात मैं है। आपसे कहूँ, जी जी, आप बात मुकम्मल कीजिए जी कर्नल जी साहब। जी, अभी आपने मेरे से पूछा जी कि नहीं, अब ये इसी तरह होता रहेगा या इंडिया को क्या कोई रियलाइजेशन कराने की जरूरत है? मैं ये समझता हूँ, अब तो पूरी दुनिया को ज़ाहिर है कि इसके पीछे अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती है, अफ़गानों की हुकूमत उनके पीछे है, और इंडिया की आप कह सकते हैं कि एड भी है, वेपन्स भी हैं, सारा कुछ उनको दे रहे हैं। अच्छा, अब होता ये है कि जब कोई दुश्मन आपके ऊपर इस तरह हमलावर होता है, हम्म। हमारी जो पिछली हुकूमतें थी, अगर मैं उसको कह लिया 20-25 साल की, वो तो दे वर ट्राइंग टू बी गुड गवर्नमेंट्स, कि नहीं जी नहीं ठीक है, ये हो रहा है, हम दहशतगर्दी खत्म कर रहे हैं, और इसी चक्कर के अंदर ऑलमोस्ट हमने कोई 90,000 से ज़्यादा अपने पाकिस्तानी शहीद करवा दिए। इंडिया को हमने कहा नहीं, नहीं हम तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, हम तो कुछ नहीं करेंगे भई, लेकिन आपका डोज़ियर बना के मुख्तलिफ जगहों पे दे देंगे। आई थिंक नाउ द टाइम हैज़ गॉन कि जी आप ये कहें जी कि नहीं, डोज़ियर के साथ एक लिहाज से सिलसिला चलेगा। व्हाई? बिकॉज़ इंडिया वो लैंग्वेज समझता है जो कि आपने मई की 9 और 10 तारीख की रात को और सुबह के टाइम पे इंडिया को बताई और सिखाई कि नहीं, दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान इज़ ठीक कैपेबल है। ऑफ। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। एंड एट द सेम टाइम आई वुड से, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी इस तरीके से तहरीकें एक लिहाज से चल रही हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब जो सिचुएशन कश्मीर के अंदर एक लिहाज से मौजूद है, और कश्मीर के अंदर पूरा कश्मीर एक साइड पे, दे डोंट वांट टू बी बेसिकली विद इंडिया। वहाँ वहाँ की जो तंजीमें हैं, एटलीस्ट हमारा एक नैरेटिव ऐसा होना चाहिए कश्मीर के ऊपर बिल्कुल कि हम ठीक। उसको चाहे पॉलिटिकल कह और सकते हैं, बोर्ड उसको ऑफ पूरी पीस के दुनिया अंदर भी के ये लिए मामला उठ सकता है। साथ में यूनाइटेड नेशन के अंदर तो ऑलरेडी बहुत सी रेजोल्यूशंस हैं जो कि हमारे हक में पास हो भी रही हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद ना तो भारत करता है, ना ही इजराइल गजा के मामले पर करता है। आपने दुरुस्त कहा कि ईरान के कॉन्टेक्स्ट में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है बलूचिस्तान पे हमले की, और बड़ा सरप्राइजिंग जवाब, बड़ा मौसर और फौरी जवाब था पाकिस्तान की फोर्सेस का। लेकिन इनकी तरबियत गाहें, इनके हाइड आउट्स कहाँ कहाँ पर हैं, उन्हें निशाना बनाया जाना, उन्हें एक्सपोज किया जाना। और एक चीज़ मार्का हक के अंदर हमारी जो कि बड़ी काबिल सताइश थी, जिसको पूरी दुनिया ने तस्लीम भी किया कि जिस तरह से टाइमलाइन हम एक एक चीज़ की बताते रहे, भारत को एक्सपोज करते रहे, तो ये एक्सपोज करना कितना ज़रूरी है कि ये सारे दहशतगर्द भारत की मापे, भारत की फंडिंग के साथ कहाँ पर तैयारी करते हैं, कहाँ पर छुपते हैं, और किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ हमलावर होने के लिए अपने आप को मुत्तहिद करते हैं या स्ट्रांग करते हैं। ये सारी जो तफसीलात हैं, इनकी डिटेल्स पूरी दुनिया के सामने लाना, इन्हें एक्सपोज करना, और इसके पीछे भारत है, ये कितना ज़रूरी होगा कर्नल साहब? हमने बॉर्डर्स तो बंद कर दिए अफगानिस्तान से, उसका फ़र्क भी पड़ा है, लेकिन और क्या कुछ है इसके अलावा होने वाला? मैं बिलीव करता हूँ कि हमें जहाँ तक हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं, जो हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है अगेंस्ट द टेररिज्म, उसको तो छोड़ दो कि हम बात करते हैं। मैं समझता हूँ इट इज़ आउट क्लास, आई वुड से। हाँ, अब हमें करना ये है कि अब एक तो आपने दहशतगर्दी की जहाँ भी वारदात होती है, आई एम श्योर कि वी आर प्रिपेयर्ड इन सच अ मैनर, जो कि आपने 2 दिन पहले इसका बलूचिस्तान पूरे के 12 मकामात के ऊपर एक लिहाज से आपने जायजा लिया, और विद इन फ्यू आवर्स दे हैड गॉन, दे वर एलिमिनेटेड एक्चुअली। और जी। बहुत सी जगहों पे तो ऐसा हुआ कि उनको बेसिकली संभलने का मौका भी हमारी मुसल्लह अफवाज ने एक लिहाज से नहीं दिया। नो, आई वुड से कि इन सारी चीज़ों को, एक जैसे आपने भी ये प्रोग्राम किया है, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इसी तरह सोशल मीडिया के ऊपर भी इंडिया का वो जो घिनौना, गंदा और ब्लैकिश फेस है, उसको पूरी दुनिया के सामने लाया जाना इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट द सेम टाइम आई वुड से कि जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं, उसके ऊपर अब मैं समझता हूँ कि कोई लिहाज किसी तरह का करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यस, वी हैव टू रियली पॉइंट आउट द फिंगर्स टुवर्ड इंडिया
कि ये सब कुछ इंडिया कर रहा है, इंडिया इस सारी चीज़ के पीछे है, इस रीजन के अंदर, कि वो किसी तरह की स्टेबिलिटी एक लिहाज से इंडिया को सूट नहीं करता। उसी के साथ मैं आपसे ये भी ज़रूर कहूँगा कि बलूचिस्तान के अंदर इससे पहले जितनी भी हुकूमतें गुज़री यहाँ से पिछले 25 सालों के अंदर, वो सारी की सारी वो थीं, जो कि बलूचिस्तान के जो चुने हुए लोग थे, दे वर द वन हू वर एक्चुअली रूलिंग बलूचिस्तान, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। और बलूचिस्तान की फंडिंग का भी किसी तरह का कोई इश्यू नहीं है। मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को इसी तरह आई वुड से कि उनको रोज़गार देने की कोशिश की गई, और स्पेशली आर्मी ने जिस तरीके से इंडक्ट किया बलोच स्टूडेंट्स को बिल्कुल। फौज के अंदर, ऑफिसर्स के अंदर, फिर लोअर ये कैडर के बहुत अंदर। अच्छी बात है, ये बहुत ज़रूरी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। और ये जितनी भी महरूमियाँ हैं, क्योंकि बहाना बनाया जाता है कि मिसिंग पर्सनस का, महरूमियों का, लेकिन उसके लिए भी कौमी धारे के अंदर रहते हुए एहतजाज जायज़ तरीके से, उसूली तरीके से और पुरअमन तरीके से करना ज़रूरी है, ना कि आप हथियार उठाएं और रियासत के ख़िलाफ़, अपनी ही आवाम के ख़िलाफ़ आप खड़े हो जाएं, उन्हें मारने के दर पे आ जाएं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं वो दुश्मन अनासर जो कि वहाँ पर सरगर्म हैं और जो दहशतगर्दी फैलाने के लिए वहाँ पर भेजे गए हैं, स्पेशली भारत की जानिब से। तो हम उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम और हमारे जो फोर्सेस हैं वो मिलकर इस मामले को टैकल करेंगे। बहुत शुक्रिया कर्नल असद महमूद साहब, दफ़ाए तज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे दीगर अहम इश्यूज़ भी प्रोग्राम का हिस्सा हमारे साथ रहेगा। रहिएगा। हाँ जी, वेलकम बैक। कुछ बात कर लेते हैं फासलाती निज़ाम तालीम की। और अब महज एक मुतबादिल नहीं रहा ये, बल्कि दुनिया भर में तालीम का एक मौसर और मकबूल जरिया भी बनता जा रहा है। ख़ास तौर पे कोविड के बाद हमने देखा है। इसका मतलब यह कि ऑनलाइन जो निज़ाम तालीम है वो सभी के लिए एक्सेसिबल है। बहुत से बच्चे, बहुत सी बच्चियाँ, बहुत से ऐसे रूरल एरियाज़ में रहते हैं जिनके लिए मुमकिन नहीं होता स्कूलों कॉलेजेस में जाना, यूनिवर्सिटीज़ में जाना। तो उसके लिए एक बहुत ही काबिल अमल ये चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ है, जिसके लिए अब निज़ाम तालीम को इसने एक सपोर्ट का काम दिया है। बिल्कुल जी। और टेंस वेदर हो या फिर कोई नागानी आफात हों, उस दौरान भी हम देखते हैं कि स्कूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं ऑनलाइन क्लासरूम के ऊपर या ऑनलाइन तालीम के ऊपर। और ये तालीम का जो तस्वुर है ये नया नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। और जहाँ पर तालिब इल्म या तो वक्त की कमी की वजह से, बहुत सारी जॉब्स की वजह से, बहुत सारी अदर परेशानियों की वजह से ख़ुद प्रैक्टिकली जाके, फ़िज़िकली जाके अगर स्कूल या कॉलेज, यूनिवर्सिटी को ज्वाइन नहीं कर सकते, तो वो घर बैठे हुए डिजिटल टेक्नोलॉजी या इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकते हैं। नाइला ताहिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको। नाइला साहिबा, आप ही से जानेंगे कि आखिर कितना डिफरेंस है जो हम फिज़िकली जाके स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में तालीम हासिल करते हैं और मवासलाती निज़ाम तालीम में, दोनों में कितना डिफरेंस है? और क्या दोनों का एक ही तरह से है, एजुकेशन लेवल एक ही है? क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर आप इंटेलेक्चुअल होते हैं, आप स्टूडेंट और टीचर्स की आपस में कम्युनिकेशन होती है, और फिज़िकली आप स्कूल या यूनिवर्सिटी को विज़िट करते हैं। बट ये ऑब्वियसली आपको टोटली ऑनलाइन क्लासेस और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो डिफरेंस कितना बड़ा है? वेरी मच कि आपने मुझे आज इनवाइट किया इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि हमारा मैसेज वर्ल्ड वाइड जाना चाहिए। अच्छा, जहाँ तक आप फासलाती निज़ाम तालीम की बात करी हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि इसके अंदर बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। अभी जैसे बीइंग अ रीजनल डायरेक्टर कसूर, तो मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। बच्चियाँ ख़ास तौर पे, पेरेंट्स आपको पता है रिलेक्टेंट होते हैं, हेजिटेट होते हैं कि हम बच्चियों को यूनिवर्सिटीज़ नहीं भेजते। तो वहाँ पे मैंने जब खुद विज़िट्स किए, मैं बाहर निकली, मेरी लोगों से कम्युनिकेशन हुई, तो मैंने देखा कि वो लोगों ने बहुत प्रेफरेंस दी है हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। और उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हमारी बच्चियों को बुक्स तक घर आ जाती हैं। सिर्फ एग्ज़ाम के लिए बच्चियाँ जाती हैं, ऑनलाइन मोड के ऊपर पढ़ती हैं। इवन जो आपकी असाइनमेंट्स होती हैं, जो आपने सबमिट करानी होती हैं, उसके लिए भी हमारी बेटियों को नहीं जाना पड़ता। भाई हैं, बाप हैं या मैरिड हैं तो हस्बैंड्स हैं, तो वो जो ट्यूटर का एड्रेस होता है रेलिवेंट, वहाँ पर डिलीवर हो जाती हैं। तो इसके अंदर देखा ये जा रहा है कि जो हमारे दूर दराज के ख़ास तौर पे इलाके हैं, जो बच्चियाँ या बच्चे भी बहुत सारे, और इवन जो जॉब के लोग हैं, जैसे थ्रू आउट फुल टाइम उनकी जॉब होती है मॉर्निंग टिल इवनिंग, तो वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो उनको ऑनलाइन मोड के ऊपर चले गए हैं। सिर्फ एग्ज़ाम्स जब आपके होते हैं, वो भी आपके नियर बाय सेंटर्स बन जाते हैं, आपने जाना होता है
तो वो आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके एग्ज़ाम्स को आपने गो थ्रू करके जहाँ वहाँ पे आपने अपना पेपर दे देना होता है। बाकी आपका तमाम मोड जो है वो ऑनलाइन के ऊपर है। हाँ, इसके अंदर कुछ हमारे मोड्स जो होते हैं वो फेस टू फेस भी होते हैं, उनकी क्लासेस हमारी हेड ऑफिस में होती हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हमारा 80% जो हमारे प्रोग्राम्स हैं यूनिवर्सिटी के वो आपके ऑनलाइन ठीक। और ये कहाँ पे नारिल साहब अभी तक आपके कैंपसेस मौजूद हैं, किन किन शहरों में कितने कितने कैंपसेस हैं, और कोर्सेज आप बता रही थी कि मैट्रिक टू पीएचडी आप ऑफर कर रहे हैं, और जो सिलेबस है वो भी डिफरेंट है आपका, या नॉर्मल जो अब स्कूलों में कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है वही सिलेबस फॉलो करते हैं? अच्छा, हमारे माशाल्लाह सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हमारे इंटरनेशनल लेवल पे भी स्टूडेंट्स हैं और उनका हमारा एक सेपरेट डिपार्टमेंट है हेड ऑफिस में जो उन बच्चों को डील कर रहा होता है। और पाकिस्तान के अंदर हमारे 55 प्लस कैंपसेस हैं इसके, ठीक है। और जो हमारा सिलेबस है वो सेम है। किन किन शहरों में है? मेजर जो है हमारे मतलब हर सिटी के अंदर आप कह सकते हैं। कोई हमारी बहुत, और जहाँ पे आप जिस तरह हमारे कुछ मर्जिंग रीजन्स में भी आ चुके हुए हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कोई हमारा स्टेशन ऐसा नहीं होगा जहाँ पे इसकी एक्सेस नहीं है, जहाँ पे इसका आप ये कह लें कि जहाँ पे इसकी लोगों को नो हाउ नहीं है। हर घर के अंदर हमारा कोई ना कोई एक स्टूडेंट ज़रूर अवेलेबल होता है। तो ये 55 प्लस या 50 प्लस आप कह सकते हैं हमारे इसके कैंपसेस हैं। और ये मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट हमारा बहुत ज़्यादा है जिनका ऑनलाइन एग्जाम होता है, उनका यही पैटर्न होता है। सिर्फ ये होता है सिलेबस भी यही है, उनका प्रोसेस भी यही है, सेम है, स्कूलों कॉलेज जी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। अच्छा, जो असेसमेंट हो गई या फिर एग्जाम्स हो गए, उसके अंदर किस तरह से वो पार्टिसिपेट करते हैं बच्चे, और क्या उतना ही मौसर है और शफाफ है जिस तरह से बाकी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर तो एक मॉनिटरिंग बड़ी सख्त होती है ना, तो इसके निज़ाम तालीम के अंदर क्या डिफरेंस समझती हैं? आपके एग्जाम्स कितने मौसर और शफाफ हो सकते हैं? अच्छा, एग्ज़ाम्स जैसे मैंने आपको बताया कि वो एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं, हमें हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस आती हैं, हम लोग पहले नॉमिनेशंस भेजते हैं, उन एग्ज़ाम सेंटर्स को हम लोग विज़िट करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, और जब हम उनका कंसेंट प्रॉपर्ली आप जिसे कह लें हम लोग फिल करके भिजवाते हैं, देन हम लोग वहाँ पे रेगुलर विजिट्स करते हैं। जब हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं बच्चों के, तो हमारे बीइंग अ रीजनल हेड, जैसे मैं खुद भी अगर चाहूँ तो मैं ज़्यादा मुझे खुद भी विज़िट्स करना चाहिए, जिस तरह हमारे बाकी डायरेक्टर्स विज़िट करते हैं, लेकिन हमारे बाकी ऑफिसर्स, हमारे बाकी अमले के लोग भी हैं, हम लोगों ने टाइम टू टाइम इनका डिसाइड किया होता है कि किसने कब कब इन डेज़ के ऊपर जो है एग्ज़ाम्स की जो मॉनिटरिंग है उसको फोकस करना है। और जहाँ तक शफाफ की हम बात करें तो डेफिनेटली हमारे इस सिस्टम के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, ना सिर्फ पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टूडेंट भी हमारा है, और एक डिग्री की माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी की वर्थ है। और आप ये देखें कि जब आप प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं, आपका प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है, आपकी प्रॉपर ग्रेडिंग क्राइटेरिया सिस्टम होता है, तो डेफिनेटली वो जो बच्चे होते हैं वो आपके साथ उतने ही अटैच्ड होते हैं और वो एग्री करते हैं हमारे इस मेरिट से। जब उनके रिजल्ट्स आते हैं, उनकी कैलकुलेशंस होती हैं। हाँ, बहुत सारे केसेस में इस तरह भी मैंने देखा है कि अगर बच्चों के मार्क्स ठीक नहीं लगे तो वो हमें एप्लीकेशन दे सकते हैं, हम उनकी रीचेकिंग, उनकी वैल्यूएशन करा सकते हैं, ताकि उनका जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको हम बरकरार रखते हुए अपने मेरिट को डाउन ना करें। अच्छा, नारिल साहब ये बताएगा कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, कितनी अफोर्डेबल है? बहुत से बच्चे बच्चियाँ जो कि रूरल एरियाज़ के अंदर, उनके पेरेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो खुद भी, जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि जो जॉब्स करने वाले लोग होते हैं बहुत से, वो भी रामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से फ़ायदा उठाते हैं, तो उनके लिए कोई कंसेशन का भी तरीक़ाकार अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता? हाँ, ये बड़ा अच्छा, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके ऊपर बात करना। हम लोग, हमारी यूनिवर्सिटी फ़ी कंसेशन आउटस्टैंडिंग देती है, और अभी रिसेंटली अगर मैं कसूर की बात करूं, जैसे मेरी पोस्टिंग कसूर में है, तो हमारा कल फ़ी कंसेशन का एक प्रॉपर जो है एक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 100 प्लस कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट प्रोग्राम्स में मैट्रिक से लेके जिनके फॉर्म्स हमारे पास बैचलर्स लेवल तक आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे 2 मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम फ़ी कंसेशन देते हैं, स्कीम्स आप कह सकते हैं उनको। अब उसके अंदर जो आपके शोधा के बच्चे हो गए, प्रिजनर्स वगैरह हो गए, और आपके ट्रांसजेंडर्स हो गए, ठीक है, और या हैंडीकैप्स बच्चे जो हो जाते हैं नॉर्मली, तो इन बच्चों को ख़ास तौर पे हमारी यूनिवर्सिटी फुल फ्लेज फ़ी दे रही है, और ख़ास 100% वेव ऑफ। मैं ट्रांसजेंडर्स की तो 100% फ़ी वेव ऑफ है, और मैं इनको बहुत ज़्यादा आजकल सर्च आउट कर रही हूँ कि ये लोग हमारी सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, और इनको एजुकेशन की तरफ ज़्यादा आना चाहिए। मतलब कि इनके लिए तो 1% भी हमारे ड्यूज़ नहीं है, और इनको ज़्यादा इस तरफ रुझान करना चाहिए। रिसेंटली अभी लास्ट वीक मेरा जेल में विज़िट था, कसूर डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर, तो वहाँ पे माशाल्लाह बहुत सारे प्रिजनर्स ने इंटरेस्ट लिया, उनका भी इसी तरह, मतलब कि बीए तक उनको हम लोग अकोमोडेट कर रहे हैं। बाकी आपका मैट्रिक या फिर बीए का जो प्रोग्राम है उसके अंदर भी आपको फुल फ़ी वेव ऑफ होती है, और कुछ हमारे जिस तरह एमफिल के प्रोग्राम, एमफिल हो गया और मास्टर लेवल पे, उनका अप टू 35% हम लोग देते हैं।
उसकी रीज़न ये होती है कि बच्चों को जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, मतलब कि आप ये कह लें कि बच्चों को थोड़े से अपने कुछ क्रेडेंशियल्स पूरे करने पड़ते हैं कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन लाएं। लेट्स सपोज एक बच्चा हैंडीकैप है तो वो हमें अपना वो प्रॉपर जो एक सर्टिफिकेट दिखाएगा। अगर किसी के वालिद की डेथ हुई हुई है, ऑर्फन है, हमें सर्टिफिकेट दिखाए, तो उन बच्चों को फी हो रही है। और यूनिवर्सिटी ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर फ़ायदा दे रही है। आप देखें मैट्रिक की फ़ी अगर आप लेट्स सपोज एक जर्नल कैलकुलेशन करें 4000-5000 के लगभग है, तो अगर आप फ़ी वेव ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर में आप सबको देनी पड़ती है, आइदर आप अफोर्डेबल है नहीं है वो आपको देनी पड़ती है, बट फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड आपको फ़ी वेव ऑफ हो जाती है। Okay, अच्छा नाइला साहब, ये कोर्सेज कितने कितने टाइम के हैं? मैट्रिक कितने अरसे में होता है, फिर ग्रेजुएशन कितने अरसे में हो जाता है, मास्टर्स डिग्री कितने अरसे में हो जाती है, एमफिल, इनके अगर दौरानिया भी आप हमें बता दें कि जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज या स्कूल का पैटर्न है वही आपका भी है? अच्छा, मैट्रिक और एफए जैसे है वो आपका 2 ईयर्स के ऊपर बेस्ड करता है, और जो आपका आगे आप अगर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के ऊपर आ जाए वो हमारे बड़े अच्छे आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, मैट्रिक और ग्रेजुएशन, मैट्रिक और एफए ये आपका 2 ईयर्स के ऊपर बेस्ड करता है। ग्रेजुएशन कितने ईयर्स? और ग्रेजुएशन आपका 2 साल का भी है, आपका 2.5 साल का भी है, क्योंकि आप 4 साल बीएस हो चुका है ना जी, जो बैचलर्स हैं आपके, ठीक है। और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर इवन मैं बहुत सारे बच्चों को गाइड भी करती हूँ जो इन्फॉर्मेशन मुझसे लेने आते हैं कि अब आपके लिए इतना अच्छा यूनिवर्सिटी ने प्लेटफॉर्म सेट किया है कि आप बच्चों को होता है कि हम अपनी स्पेशलाइजेशन डे 1 से चूज़ कर लें, स्टार्टिंग पीरियड से कर लें। तो हमारी यूनिवर्सिटी ने एसोसिएट डिग्री के अंदर ही आउटस्टैंडिंग जो है वो मेरा ख्याल है कि मल्टीपल ऑफरिंग्स दे दी हैं कि वो बच्चा वहीं से अपने प्रोग्राम्स। आपने स्पेशलाइजेशन की बात की है, तो क्या मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, ये फील्ड्स भी हैं आपके पास ऑनलाइन में, और इसमें किस तरह से बच्चे पढ़ सकते हैं? अच्छा, इसके अंदर ना हमारे पास मेडिकल इंजीनियरिंग के नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारे पास बाकी इससे हट के जो बाकी सारे प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर है। जो नॉर्मली बच्चे टीचिंग की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, हाँ आपके पास एमफिल के अंदर जो है बड़ी अच्छी ऑफरिंग्स हैं। आपने स्पेशलाइजेशन करनी है, मैनेजमेंट साइंसेज की हैं, डिफरेंट जो आपके सब्जेक्ट बेस्ड हैं। हम लोग ज़्यादा ऑफरिंग करते हैं सब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्राम्स के ऊपर, फर्दर लीडिंग टू पीएचडी, जो आगे पीएचडी के अंदर भी हमारी ऑफरिंग। बहुत ही ज़बरदस्त काम करें नाइला साहब, बेस्ट ऑफ लक। और इसमें यकीनी तौर पे गवर्नमेंट को भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और आपके लिए सबसे ज़्यादा आसानी है कि सिर्फ नियत कीजिए, इरादा कीजिए। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जिसकी जो रिकग्निशन है वो पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर भी है, तो इससे फ़ायदा उठाना जाना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल जी। और आप दूर दराज इलाके में हैं या फिर आप शहर के अंदर हैं, आप जॉब करते हैं या फिर घर पे रहते हैं, लेकिन आपको तालीम हासिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए जो फासलाती तालीम है वो एक मेयारी तालीम का एक इदारा हो सकता है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे दीगर अहम इश्यूज़ भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और आपको बताएंगे कि आपके सितारों की चाल क्या कहती है। इस्तेवेदार हमारे साथ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और आपका फेवरेट सेगमेंट चमकते हुए सितारे, चांद की ठंडी रोशनी और सितारों की गर्दिश, ये सब हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं और समझा जाता तो यही है, लेकिन कहा जाता है कि सितारों की चाल खामोश नहीं होती। ये हमारी शख्सियत, हमारे फैसलों और हमारे आने वाले दिनों के बारे में बहुत कुछ कहती है, जिसको जानना हर बंदा अपने दिल में ख्वाहिश लिए बैठा होता है। तो क्यों ना आज जान ही लें। बिल्कुल, हम जानते हैं और हर हफ्ता नई उम्मीद लेकर आता है, और कुछ के लिए खुशियों की नवीद होती है और कुछ के लिए चैलेंजेस, आजमाइशों का पैगाम होता है। तो इस हफ्ते किसके लिए क्या क्या पैगामात हैं, उनसे शाह माहिर इल्म नजूम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपको वेलकम कहेंगे। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप और कैसा गुजरने वाला है हफ्ता हमारे देखने वालों का? जी, हफ्ता देखिए अब फरवरी का मंथ भी स्टार्ट हो गया है और नया मंथ भी शुरू हो गया है। फिर जो है ना एक्वेरियस जो बर्थडेज जो है वो एक्वेरियस वालों की चल रही है। फरवरी का जो मंथ है उसमें एक्वेरियस वालों की बर्थडेज होती हैं। अब हफ्ते की बात करते हैं और एरीज से शुरू करते हैं। एरीज वालों को पैसों को लेकर एहतियात करनी चाहिए। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या पैसों का लेन देन है या फिर कोई प्रॉपर्टी लेनी है या भी कोई भी पैसों के मामला, मनी फाइनेंसेस को लेकर, स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, लॉटरी लेते हैं या कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, तो उस चीज़ को लेकर बहुत केयरफुल रहना है। आपके पैसे फंस जाएंगे या फिर जो है कोई ऐसा हो सकता है कि कोई आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है पैसों को लेकर। बहुत सोच समझ के अगर कहीं लोन वगैरह अप्लाई किया है तो थोड़ा डिले हो सकता है। तो पैसों के मामलात को लेकर एरीज वालों को बहुत केयरफुल रहना है। होगा। और
खास ख्याल रखना है। फिर टॉरस के लिए जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे कोई प्रपोजल आ सकता है टॉरस का, चाहे वो मेल है फीमेल है, ओके। और डायरेक्ट कोई प्रपोज कर सकता है या कोई रिश्ता आ सकता है। शादी को लेके मामलात अच्छे नज़र आ रहे हैं, फैमिली लाइफ अच्छी नज़र आ रही है। फिर कोई इंटरव्यू, जॉब का इंटरव्यू टॉरस वालों का कोई हो सकता है। जॉब कहीं स्विच करना चाहते हैं तो इस वक्त टॉरस का राइट टाइम है जॉब स्विच करने का इरादा है तो। और ये फिर सोशलाइजिंग का कार्ड भी है कि सोशली बहुत टॉरस जो है एक्टिव नजर आ रहा है, दोस्तों के साथ गैदरिंग या सोशल कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं, या सोशल मीडिया उनका बहुत अपग्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं अपने प्रोफेशनली चीज़ों को। फिर जो लोग आईटी से रिलेटेड हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जिनकी फील्ड है, तो वो भी मुझे लगता है कि वो आगे उनकी प्रोग्रेस नजर आ रही है। जो स्टूडेंट्स हैं टॉरस, उनके लिए भी ग्रोथ नजर आ रही है। जेमिनाई की बात करते हैं, यहाँ पे जेमिनाई वाले थोड़े कंफ्यूज हैं, यानी कि कोई फैसला लेना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन एक हद तक रुक जाते हैं, डबल माइंडेड हो जाते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो, शादी के मामलात हो, या बच्चों से रिलेटेड कोई फैसले करने हो, घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो, लेकिन वीक लग रही है उनकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बहुत कमजोर नजर आ रही है। कंफ्यूज हो जाते हैं, काम करते करते जो है वो डबल माइंडेड हो जाते हैं। इसके बाद कैंसर की बात करें, यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो न्यू बिगिनिंग्स। इस हफ्ते कोई नया काम शुरू करेंगे, स्पेशली उनकी फील्ड से रिलेटेड, या कोई ऐसा क्रिएटिव काम करेंगे, या कोई ऐसा जो काफी अरसे से वो सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। तो इस हफ्ते उस काम की इब्तिदा नजर आ रही है कैंसेरियंस के लिए। फिर कैंसर वाले किसी नए रिलेशनशिप में, शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, किसी के साथ मोहब्बत हो सकती है, इन लव हो सकते हैं, रोमांटिक एनर्जी नजर आ रही है, फैमिली के साथ वक्त काफी अच्छा गुजरेगा, ट्रैवल भी मुझे कैंसेरियंस का नजर आ रहा है। फिर लियो की बात करते हैं, यहाँ पे लियो के लिए एम्परर का कार्ड है। वैसे ही लियो काफ़ी जो है पावरफुल स्टार है और बड़े लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं लियो वालों की। तो यहाँ पे भी किंग का कार्ड है, और किंग का कार्ड है कि अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर नज़र आ रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ नज़र आ रही है, कि रूहानियत से उनको बहुत लगाव होगा इस हफ्ते। रूहानी कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या रिलीजियस प्रैक्टिसेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर जिस काम में भी वो शुरुआत करेंगे उसमें उनको बरकत मिलेगी, ब्लेसिंग्स नज़र आ रही हैं। अगर आप फाइनेंशियली कोई काम या कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो भी। फिर लेकिन मुझे लगता है कि लियो वालों की जिम्मेदारियों में इजाफा मुझे नजर आ रहा है कि जिम्मेदारियां उनकी बढ़ेंगी, वो घर से या फिर प्रोफेशनली कोई जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। अच्छा, लियो की लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी बता दीजिएगा उनसा, क्योंकि आगे फरवरी भी शुरू हो चुका है, 14 फरवरी भी आने वाला है, वैलेंटाइन डे भी आ रहा है ना। हाँ, वैलेंटाइन डे आ रहा है। अच्छा, देखिए थोड़ा सा ना लियो वालों की ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, और खामखा अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो मत सोचा करें, इतना ज्यादा ओवर थिंक नहीं करें। फिर यहाँ पे हो सकता है कि कहीं बाहर से प्रपोजल आ सकता है लियो वालों का, अब्रॉड से प्रपोजल आ सकता है। फिर लव लाइफ जो है वो कम्युनिकेशन, यानी कि अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट हो जाएगा, अगर आप दोनों की ब्रेकअप हुआ है तो रियूनियन हो सकता है। और फिर वर्गो की बात करते हैं, स्टार का कार्ड है वर्गो वालों के लिए कि होप्स एंड फेथ का कार्ड है कि जितना अल्लाह पाक की जात पे यकीन होगा। अच्छा, उनसे थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ा लीजिएगा क्योंकि ना हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम बता रहे हैं। ठीक है, तो मुझे हैप्पीनेस नजर आ रही है वर्गो वालों की लाइफ में इस हफ्ते। फिर लिब्रा की बात करते हैं, थोड़ा सा सैड एनर्जी। अच्छा, वर्गो हैप्पी रहेंगे, पैसा जैसा भी आएगा, मोहब्बत लाइफ सब ठीक है, मिरेकल्स होंगे, कुछ ऐसे मौजज़े होंगे, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो सकती हैं जिसमें पैसा आ सकता है, यानी कि पॉजिटिव वाइब्स सकते हैं, शादी के मामलात जो हैं वो अच्छे चलेंगे। फिर यहाँ पे जो लिब्रा है उन लोगों को भी पैसों को लेकर एहतियात करनी है। कोई भी अगर फैसला कर रहे हैं अपनी जिंदगी का, लव लाइफ का, पैसों का, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, जल्दी में कोई काम आपने नहीं करना है। ठीक है। स्कॉर्पियो की बात करते हैं, इस हफ्ता थोड़े से मुझे चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, स्ट्रगल नज़र आ रही है। हफ्ता काफ़ी बिजी रहेगा, स्पेशली आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका करियर, उसमें आपकी मसरूफियत ज़्यादा नज़र आ रही है।
फिर सेजिटेरियस की बात करते हैं, यहाँ पे कोई खुशखबरी मिल सकती है सेजिटेरियस वालों को, औलाद की खुशखबरी मिल सकती है, ट्रैवल आपका हो सकता है। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं, फिर यहाँ पे पेशेंस का कार्ड है, अपनी चीज़ों को बैलेंस करें, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आएँ। ये हफ्ता आपके लिए हैप्पीनेस का लेकर नज़र आ रहा है। एक्वेरियस की बात करते हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो एक्वेरियस वालों को अपनी विल पावर से अगर आपके कामों में डिले हो जाता है, रुकावटें आती हैं, तो भी आपने गिव अप नहीं करना है। फिर पाइसेस की बात करते हैं, थोड़ा सा ये हफ्ता स्ट्रेसफुल रहेगा, बिजी रहेगा, बहुत सारी कमिटमेंट्स नज़र आ रही हैं, उसमें जॉब बिजनेस के कमिटमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल या फिर फैमिली की कमिटमेंट्स भी मुझे नज़र आ रही हैं। ये हफ्ता सेहत को लेकर पाइसेस वालों को बहुत अपना ख्याल रखना चाहिए और रेस्ट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, सिर्फ काम नहीं करना है, आराम भी करना है। आराम भी करना है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू तो सो मच। खत्म हो गए सारे सितारे? और लास्टली इंसान जाते जाते कोई ख़ास दिन ऐसा इस पूरे हफ्ते में जो कि सबके लिए या किसी ख़ास के लिए कोई ख़ास दिन साबित हो सकता है? देखिए, शब बारात आ रही है, इबादत की रात है, तो ज़्यादा ज़्यादा इबादत करें अल्लाह ताला से, जो है वो जो भी आपकी विशेस हैं, दुआएं हैं, वो खूब मांगें, इबादत करें, अल्लाह से कनेक्ट हो, मेडिटेशन करें और स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करें डिवाइन से। बिल्कुल। और वेडनेसडे ये बुध का दिन बनेगा इंशाल्लाह। जी जी, इंशाल्लाह। अच्छा, मंगल ये की भी रात होगी ना। जी बिल्कुल। अच्छा, उनसे ये भी बताया गया कुछ ख़ास औकात होते हैं जिसमें इबादत जो है वो ज़्यादा कबूल होती है, तो उन औकात में इबादत करनी चाहिए या पूरी रात इबादत में गुजारनी चाहिए? वैसे तो कहा जाता है कि शब बारात की रात जो है पूरी रात इबादत में गुजारें, कोई भी लम्हा, कोई भी पल ऐसा हो सकता है जो कि मंजूरी कबूलियत का वक्त हो सकता है, तो कुछ ख़ास औकात भी होते हैं? वैसे तो देखिए, तहज्जुद की जो वक्त है वो कबूलियत का वक्त होता है। तहज्जुद में उठ के आप 2 नफल नमाज पढ़ के और अल्लाह ताला की ज़ात से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगेंगे, सच्चे दिल से दुआ मांगेंगे, लेकिन दुआ मांगने से पहले अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगे कि जो भी हम इंसान हैं और फरिश्ते नहीं हैं, और हमसे जो भी गुनाह हुए अल्लाह ताला उनको माफ़ कर दे, और जो भी विश है आपकी, जो दुआएं हैं वो कबूल मंजूर फरमाए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया उनसा शाह, आप हमारे साथ मौजूद थी, माहिर इल्म नजूम। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर अहम इशूज़ भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। वेलकम बैक। अब बात हो जाए क्रिकेट की। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत के बावजूद भारत के खिलाफ शेड्यूल मैच से बाइकआउट का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। फाइनली वो फैसला आ गया जिसका सभी को इंतजार था और भारत की नींदें तो हराम हो ही गई हैं। जय शाह कहते हैं जी ये क्रिकेट की रूह मुतासिर की जा रही है, लेकिन क्या जब हैंडशेक नहीं किए जा रहे थे, जब खेल से खिलवाड़ किया जा रहा था, जब छेड़छाड़ की जा रही थी, पाकिस्तान के मैचेस में फोटोशूट नहीं करवाए जा रहे थे, तो क्या उस वक्त क्रिकेट की रूह मुतासिर नहीं हो रही थी? सवाल तो ये है। लेकिन इस वक्त लगता यह है कि जय शाह की रूह मुतासिर हो रही है, क्रिकेट की रूह मुतासिर नहीं हो रही। 15 फरवरी को होने वाला जो पाक भारत मैच था, अब वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। तो क्या होने जा रहा है, इस हवाले से हम जानेंगे। हमारे साथ सैयद याहिया हुसैनी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आज मौजूद हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, वेलकम कहेंगे आपको लाहौर के अंदर और फिर हमारे स्टूडियो के अंदर भी। दो दफ़ा आपको वेलकम कहेंगे, क्योंकि एक तो आप हमारे शहर के अंदर आए हुए हैं, दूसरा हमारे आप स्टूडियो के अंदर है। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। यही सवाल आपसे कि क्या जय शाह की रूह को धज्जियाँ उसकी उड़ रही हैं, उसको मुतासिर किया है हमने ये फैसला करके, या बाकी क्रिकेट की रूह मुतासिर किया हमने? क्योंकि ये जो खेल से खिलवाड़ है, ये हमने आगाज़ इसका नहीं किया, ये भारत की तरफ से हुआ और हमेशा हम देखते हैं कि लेम एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं क्रिकेट के अंदर। तो आप जय शाह को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? और अगर हमारे इस फैसला हमने कर लिया है कि हम भारत से नहीं खेलेंगे, तो पॉइंट्स टेबल पर कितना असरअंदाज होगा हमारा ये फैसला? देखिए ईशल, जो जय शाह की तकलीफ़ है वो तो इसलिए भी समझ आती है कि क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि क्रिकेट की वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी, उसको लेकर चल रहे हैं और ये टूर्नामेंट उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो घर का सरबरा होता है वो तो ये चाहेगा कि सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएं, लेकिन एक ख़दशा, एक इब्हाम, एक सवाल था जिसका जवाब चंद घंटे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आया और फैसला एंडोर्स किया हुकूमत पाकिस्तान ने। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो लॉ है, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कवानीन है, वो ये कहते हैं कि अगर 2 मुल्कों के दरमियान किसी मैच में उसकी हुकूमत अगर आपको मना कर दे खेलने से, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक 6 सीरीज़ का इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ जो है वो माहिदा किया था नजम अजीज सेठी के टाइम पर, और उसको फुलफिल नहीं किया इंडिया की टीम ने और पाकिस्तान उनको कोर्ट में लेकर गया और कोर्ट में पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसला आया और उस फैसले की
जो क्रक्स था वो ये था कि जी इंडिया की हुकूमत नहीं चाहती कि इंडिया की टीम पाकिस्तान से खेले, तो बायलैटरल सीरीज़ हो नहीं सकती। तो अब सवाल ये है कि आप पाकिस्तान के लिए भी इसी फैसले को लेकर चलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में तो जा रहा है लेकिन इंडिया से नहीं खेल रहा, और इंडिया से ना खेलने की वजह यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि जी इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के जो मामलात हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का जो तर्ज अमल है बांग्लादेश के हवाले से वो इंतहाई अफसोसनाक है, और हम अपनी टीम को अलाउ नहीं करते कि हमारी टीम इंडिया के साथ मैच खेले। तो जब ये बात पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है, वैसे नहीं हो सकता कि इंडिया माजी में पाकिस्तान के साथ खेलता रहा है। इंडिया माजी में जब भी पाकिस्तान से खेलने की बात आती या पाकिस्तान आने की बात आती जी, तो वो ये बात करते हैं कि जी हमारी हुकूमत हमें मना कर रही है। लास्ट ईयर अगर चैंपियंस ट्रॉफी की अगर आप बात करें, अगर आपको याद हो, तब भी उन्होंने यही प्ली ली थी कि जी हमारी हुकूमत ने हमें मना किया। हालांकि उनकी हुकूमत के नुमाइंदे जिस वक्त जयशंकर पहुंचे थे पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम इजलास में, उन्होंने बड़े इत्मीनान का इजहार किया था, तारीफ की थी पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी की भी, इकदाम की भी, इसके बावजूद उनकी टीम नहीं आई। लेकिन अभी हमें किस तरह के असरात का, नताइज का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा सॉलिड पॉइंट है कि बांग्लादेश के खिलाफ एक नारवा सलूक अपनाया जा रहा है, लेकिन एक तो पॉइंट्स टेबल पे 2 नंबर की कमी हो जाएगी, और इंटरनेशनल जो बाकी कम्युनिटी है, बाकी अहम स्ट्रॉन्ग ममालिक वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं, उनका मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करेंगे? देखिए जुनैद, बात दरअसल ये है कि आपको अपने फ़ैसलों में, आपको अपने रवैये में, आपको अपने इक़दामात में जो है ना अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। जब आपने कर लिया ना कोई फ़ैसला, फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ठीक बात है। जो तर्ज़-ए-अमल भारत की तरफ से रहा है, और जो इस वक्त बलूचिस्तान में सूरत हाल है, और उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल में भारत का रवैया देखें जो सबके सामने ओपन है, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर आपको डराया जा रहा है, अगर आपको धमकाया जा रहा है, तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की जो इमारत है, इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल जो लाखों डॉलर्स मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड में बांटता है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच की वजह से होता है। ब्रॉडकास्टर भी इंडिया का है, इश्तिहार देने वाले जो एडवर्टाइज़र हैं वो भी इंडिया के हैं। तो अब सबसे बड़ा मसला ये कि वो पूछेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल से कि भाई आपने ये साइनिंग तो हमसे ले ली, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात हद तक तो ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेन से भी बात आगे चली गई है ना, कि ठीक है वज़ीर दाखिला है मोहसिन रज़ा नकवी साहब, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने आपको पाबंद किया है। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि आप नहीं जाएंगे, और माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। जब भारत पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आया, जब भारत ने ये पिली ली कि जी हमारी हुकूमत मना कर रही है इसलिए हम आपके साथ नहीं खेल सकते, तो जब ये सूरत हाल है तो बहुत ओपन एंड शट केस है, कोई पाबंदी नहीं लग सकती। इवन बांग्लादेश के हवाले से अगर आप बात करें, उनकी हुकूमत ने मना किया था, सेम एज इट इज़ पाकिस्तान के साथ भी यही होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो खेलने जा रहा है ना, बिल्कुल इंडिया का मैच नहीं खेल रहा, लेकिन असल मैच इंडिया का ही है, वर्ल्ड कप नहीं है। अब सोचना यह है कि जो आपको डेंट दिया है ना, वो तो ये सोच रहे थे, मैं तो इंडियन मीडिया को देखकर आप कह लें कि लफ्ज़ों में कि छलांगे मार रहा हूँ, खुश हो रहा हूँ उनको देख के। वो ये कह रहे थे कि यार देख लेना, अभी जब ये मंडे को फैसला करेंगे तो ये जा रहे होंगे वर्ल्ड कप खेलने, इंडिया से भी मैच खेलने जा रहे होंगे। उनके वहमो गुमान में ये नहीं था कि पाकिस्तान ये फैसला कर सकता है। उनको जो दूसरा जख्म लगा है वो ये लगा कि हमने मना किया है, वो हमसे हाथ ना मिलाएं तो ठीक है, वो हम हाथ मिलाने जाएं, दरवाजा बंद कर दें ड्रेसिंग रूम का तो ठीक है। अब हमने हमने आगाज तो तभी कर दिया था जब इन्हें हमने ट्रॉफी नहीं दी थी, ट्रॉफी मोहसिन नकवी से वो नहीं लेना चाहते थे, तो हमने नहीं दी, और उसके बाद उन्हें हमने रोने पर मजबूर कर दिया। मिन्नतों तरलों पर आए हैं भारत। देखिए इशाल, जो आपने ट्रॉफी की बात की ना, उसको भी मैं इसके साथ ऐड करूंगा। 28 सितंबर 2025 को एशिया कप का फाइनल दुबई में, और इंडिया चैंपियन बना, पाकिस्तान को फाइनल में हराया, और सूर्या कुमार यादव की टीम पोडियम पे नहीं आई क्योंकि उनकी हुकूमत ने उनसे ये कहा कि जी आपने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेनी। मोहसिन नकवी ना वहाँ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे, मोहसिन नकवी ना वहाँ पर सेनेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, मोहसिन नकवी ना वहाँ पर जो है वो आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव थे, ना वो वफाकी वज़ीर दाखिला की हैसियत से वहाँ मौजूद थे, वो वहाँ पर मौजूद थे एज ए प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट कौंसिल। तो जब भारत की हुकूमत ने अपनी टीम को ये बात मना की कि जी आपने ट्रॉफी नहीं लेनी इनसे, मैच खेलना तो दूर, ट्रॉफी नहीं लेनी, जब उनकी हुकूमत ट्रॉफी लेने से मना कर सकती है तो हमारी हुकूमत ने मना कर दिया, तो अब किस बात का आपको गम है
किस बात का आपको अफसोस है? जो प्रेसिडेंट आपने सेट किए हैं, हम तो उसी लाइन पर चल रहे हैं। अच्छा, ये याया भाई जो डेंट एक पहुंच रहा है ये बड़ा शदीद है और ये सबको महसूस होगा चाहते ना चाहते हुए। जो फाइनेंशियल डेंट होगा, जो ब्रॉडकास्टर से किए गए वादे हैं, जब वो कमाई नहीं होगी तो फिर उनको तकलीफ तो होगी, लेकिन क्या इसे सबक सीखेगा भारत? हम ये तवक्को कर सकते हैं? क्योंकि एक सरप्राइजिंग चीज़ है उनके मीडिया के लिए, पीसीबी के लिए, बीसीसीआई के लिए और आईसीसी सभी के लिए। तो ये सबक सीखेगा भारत इसे, या वही रविश बरकरार रहेगी इसके बाद भी? देखिए जुनैद साहब, बात दरअसल ये है कि जो इस वक्त मामलात हैं, जो इस वक्त हालात हैं, अब भी अगर आप बात करें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो प्रेस रिलीज़ जनरेट की है, उन्होंने जो लास्ट 4 लाइंस लिखी हैं उसके अंदर लिखा है उन्होंने कि हम टेबल पर आ सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। अब वो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? क्या बांग्लादेश वापस आ सकता है वर्ल्ड कप? आई डोंट थिंक सो। उसकी वजह ये कि टू लेट, क्योंकि टीमें लैंड करना शुरू हो गई हैं। 7 तारीख से टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है, आज 2 फरवरी है, तो क्वाइट डिफ़िकल्ट के बांग्लादेश तो वापस आए कि आप मना कर दें बीच रास्ते से स्कॉटलैंड को, या लैंड करने के बाद उनको कहें नहीं यार आप चले जाएं, आप आ जाएं दोबारा से, बहुत मुश्किल है। तो डिफरेंट सिनेरियो क्या होगा? डिफरेंट सिनेरियो ये होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कोई बीच का रास्ता निकाले, कोई तरले मिनते करें, कोई पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को मनाए कि वो अपनी हुकूमत से बात करें। क्योंकि देखें, पाकिस्तान ने उनको मौका तो दिया है, ये भी पाकिस्तान कर सकता था कि ट्रैवल करता, कुछ ना कहता, और 15 तारीख को कोलंबो में भारत की टीम जो है वो होटल से स्टेडियम पहुंचती और हमारी टीम जो है वो निकलती नहीं होटल से और कह देती थी हमारी हुकूमत ने मना कर दिया। तो हमने उनको एक मौका दिया है, हमने अब भी एक सोफिस्टिकेटेड डिसीजन लिया है, हमने उनको एक ऑप्शन दिया है, आइए टेबल पर बात कीजिए, कुछ अपने मामलात को सीधा कीजिए, नजरसानी करें, अदरवाइज तो हमने आपको आपके कोर्ट में बॉल डाल दी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि इससे नेट रन रेट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और दूसरा कितना बड़ा नुकसान हो सकता है भारत को इससे फाइनेंशियली? देखिए ईशल, अब अगला मरहला ये है कि सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान इंडिया का मैच हो सकता है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा। यहाँ पर आपके ग्रुप में इंडिया है, नामीबिया है, नीदरलैंड है और यूएस है। एवरी डे इज़ नॉट संडे, तो ऐसा नहीं होगा कि 2024 में हम डैलस में अमेरिका से हार गए थे तो यहाँ पर भी हार जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि शायद वेदर कुछ अपना रंग दिखा दे, तो बारिश की वजह से आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अब भी मैं देख रहा हूँ कि इंडियन मीडिया कह रहा है कि देखना कि अगर 2024 का कोई मैच हो गया आपका, तो इंडिया के मैच से पहले हमारे 2 मैच हो जाएंगे और हम बाय हुक एंड बाय कुक खेलने के लिए आएंगे। आई थिंक मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा सोच नहीं रहा होगा, लेकिन हमने सिर्फ 15 तारीख के मैच की बात की है। नॉकआउट मरहले में जाएंगे, सेमीफाइनल में जाएंगे, फाइनल में जाएंगे, वहाँ तो ऐसा नहीं होगा। तो लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के पास एक मौका है कि अब वो पाकिस्तान से डील करे। एक चीज़ तो तय हो गई ना, एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई ना कि जो बांग्लादेश के खिलाफ आपने डिसीजन लिया, 12-2 से उनके अगेंस्ट फैसला आया। अब आपको पता चल गया कि भाई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ये टेस्ट मुल्क 12 हों, लेकिन ये 12 की कोई हैसियत नहीं है। पाकिस्तान अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारत को ये लगता है कि वो क्रिकेट चलाता है तो चला ले क्रिकेट। बिल्कुल सही। दूसरी बात यह कि आपको जो डराया जा रहा है, आपको जो धमकाया जा रहा है कि आपके साथ कोई खेलेगा नहीं, देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप यहाँ तक महदूद है। जो बायलैटरल सीरीज है, हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आएगा, ये 2 क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड करना है। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसमें कोई नहीं कर सकता कि जी वो ये कह सकता है कि जी आप इनके साथ ना खेलें, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि एक मैच पे भी थरथली हो गई है, एक मैच पे आपके पसीने छूट गए हैं और ये पाकिस्तान ने मैच खेलने से मना कर दिया, तो लगा दे पाकिस्तान को दीवार से, पाकिस्तान को निकाल दें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से। सोचें फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कैसे चले। बहुत ही ज़बरदस्त फैसला है और लाउड एंड क्लियर है, मैसेज बड़ा वाजे है, एहतजाज बड़ा वाजे है कि आप अगर यही हथकंडे इस्तेमाल करते रहेंगे तो हमारा जवाब भी ईंट के साथ पत्थर का ही होगा। अच्छा, बड़े ही ज़बरदस्त हमने कामयाबी हासिल की है कैंगरूज के खिलाफ। बड़े इवेंट से पहले बड़ी टीम को होम ग्राउंड का एजबारल हमें था, लेकिन हमारी तैयारी कितनी है ये अंदाज़ा हो गया। यही टीम, यही स्क्वाड आपको लगता है कि वर्ल्ड कप के अंदर को काबिल जिक्र कारकर्दगी दिखा पाएगा, दुनिया की बेहतरीन टीमों को ज़ेर कर पाएगा? जुनैद, मैं काफ़ी दिन से ये बात कर रहा हूँ और लोग मुझे कहते हैं कि यार खैरियत, आप इतने फर्म, आपको बिलीव है इस बात पर, तो यकीन होना चाहिए। और मुझे अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है कि 2009 में हम लॉर्ड्स में यूनुस खान की अंडर द कैप्टनसी वर्ल्ड चैम्पियन बने थे। मुझे ऐसा लगता है कि हम 17 साल के बाद उस हिस्ट्री को रिपीट करने जा रहे हैं अंडर द कैप्टनसी सलमान अली आगा। मुझे लगता है कि 8 तारीख को जो फाइनल है वो भी भारत के लिए एक जख्म होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम फाइनल का होस्ट है। बट अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है तो फिर टूर्नामेंट का फाइनल, भाले से भारत की टीम फाइनल में पहुंचे, फाइनल कोलंबो में होगा। ये एक और डेंट होगा भारत के लिए
कि उस दिन होस्ट होने के नरेंद्र मोदी बावजूद क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद की लाइटें बंद होंगी और कोलंबो जो है वो रोशनियों में नहाया अल्लाह हुआ करे होगा। ऐसा हो सके। उनके लिए एक और डेंट होगा और दूसरा डेंट उनके लिए ये होगा कि उन्होंने तो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली, हमारे कप्तान सलमान अली आगा जय शाह से ट्रॉफी लेंगे और फिर वो रीलें बनेगी और फिर हम बताएंगे कि जी इंशाल्लाह हम ऐसा हो। भारत को भी हराएंगे और जय शाह को भी हराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा याया भाई, अगर हम ओवरऑल अपनी टीम की कारकर्दगी को देख लें तो आप भी बड़े पुरुमीद हैं, हम भी बड़े पुरुमीद हैं और कैंगरूज को उन्होंने क्लीन स्वीप किया है, बड़ा वाइट वॉश और बड़ी अच्छी गेम खेली है। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये टीम आगे जाके भी इसी तरह से परफॉर्मेंस दे। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलियाई टीम को थोड़ा सा उनका जायज़ा ले लें तो कहाँ पर कमियाँ थी, कहाँ पर किन प्लेयर्स के उनके जो प्लेयर्स थे वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए या किसी प्रेशर या दबाव, और फिर दूसरा उनके कप्तान यहाँ पर लैंड करते ही कह रहे थे कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सर्दी है, तो कहीं वो सर्दी के बायस तो नहीं मुतासिर हो गए और सर्दी से वो खुल के खेल नहीं पाए हैं। मौसम भी एक वेदर का इफेक्ट भी होता है, तो क्या कहेंगे आप, कौन से उनके प्लेयर्स थे? देखिए इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया का ये दौरा जो था ना वो 2 हिस्सों में था। इनको वनडे सीरीज़ भी खेलनी थी लेकिन वनडे सीरीज़ के लिए इन्होंने अब वर्ल्ड कप के बाद का टाइम रखा है, दोबारा ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आएगी। बट ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 खिलाड़ियों को मैदान में नहीं उतारा। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जिस कैजुअल अप्रोच का मुजाहरा किया कि 28 तारीख को मैच है, 27 तारीख को लैंड कर रहे हैं, 29 तारीख को रेस्ट डे है, उस दिन वो बजाय ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिस करते वो गोल्फ खेल रहे हैं। तो जैसा करेंगे वैसा नतीजा होगा। रही जहाँ तक ये बात कि जी आप अपना फुल स्क्वाड नहीं लेकर आए, तो हमने तो नहीं बोला था आपको। जब आप हिस्ट्री में जाकर रिकॉर्ड बुक में लिखेंगे तो ये नहीं लिखेंगे कि वो 5 प्लेयर नहीं लेकर आए थे, उनके 3 प्लेयर नहीं खेल रहे थे। हिस्ट्री में सिर्फ ये लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने वाइट वॉश किया ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से शिकस्त दी, ये उनके लिए मैसेज होगा। बट वर्ल्ड कप से पहले डेफिनेटली 2 बड़ी टीमों को टकराव था और दोनों टीमें आज दोपहर 12:40 पर एयर श्रीलंका की फ़्लाइट से जो है वो श्रीलंका के लिए ट्रैवल कर रही हैं। तो वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को हराना एक बड़ी बात है और उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो कह रहे थे कि जी ये तो सिर्फ बांग्लादेश को हरा सकते हैं, नेपाल को हरा सकते हैं, नामीबिया को हरा सकते हैं, बांग्लादेश को हरा सकते हैं, अब आपको ऑस्ट्रेलिया को भी हमने हरा। वाह जी वाह, ज़बरदस्त हो गया। और थोड़ा सा अगर हम अपने ही खामियों के ऊपर नज़र डालें, अंडर 19 में भी बात करते हैं, वो एक बड़ा मैच जो कि हम जीत सकते थे, हार गए। लेकिन अगर थोड़ा सा हम अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस के ऊपर बात करें वर्ल्ड कप से पहले, वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर हम रिलाय भी करते हैं। किंग बाबर आजम की बात हो तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तकिया किया जाता है, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत एक्सपेक्टेशंस हैं, फैंस बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं उनकी बारे में। उनके लिए क्या मशवरा होगा या क्या चीज़ है जो कि नहीं दोहरानी चाहिए अभी तक की परफॉर्मेंस में, और बॉलिंग स्ट्रेंथ हमारी जो है वो कितना किरदार अदा करेगी? देखिए जरा मिठाई की दुकान आपने खोली और उसके बाद आप मोहल्ले वालों से कहे कि यार मिठाई जो है ना वो बस लिमिटेड खाओ, थोड़ी सी चक्कर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बाबर आजम को जो पसंद करता है, बाबर आजम का जो फ़ैन है, आप उसको तो नहीं कह सकते। उसकी पसंद, उसकी चाहत अपनी जगह मौजूद है। बाबर आजम को आपने नंबर 4 पर खिलाया, उन्होंने नंबर 4 पर कल 50 रन भी किए, उनका अपना एक स्टाइल है। मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम को ये सोचना चाहिए कि बाबर आजम निकल के छक्का मारेंगे, उनका अपना एक स्टाइल है, वो स्टाइल में खेलें, क्योंकि आप श्रीलंका की कंडीशन में खेलने के लिए जा रहे हैं, श्रीलंका की कंडीशन आपको अलाउ नहीं करती है। और बाबर आजम अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह की क्रिकेट खेलने, उनको इसी के अंदर रहना चाहिए, इसी से उन्होंने पाकिस्तान टीम को सर्व करना है। जहाँ तक आप पाकिस्तान टीम की कमज़ोरियों की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम की जो सबसे बड़ी आप कह लें कि स्ट्रेंथ है इस वर्ल्ड कप में जो टीम मुंतखब हुई है वो ये है कि इस टीम के खिलाड़ियों का मुकाबला इस टीम के अपने खिलाड़ियों से है। अगर आप स्पिन बॉलिंग में बात करते हैं तो अबरार का मुकाबला जो है वो उस्मान तारिक से है। आप अगर बैटिंग में बात करते हैं तो साहबजादा फरहान ने पहले 2 मैचों में रन नहीं किए, आपने फ़खर को उनकी जगह ओपन करा दिया। साइम अयूब भी बड़ा अच्छा इजाफा है बॉलिंग के अंदर, एब्सोल्युटली स्ट्रेंथ, एब्सोल्युटली मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ। बॉलिंग में आपके पास 3, आप हारिस रऊफ को नहीं लेकर आए, लेकिन आप देखें शाहीन आफरीदी परफॉर्म नहीं करेंगे, सलमान मिर्ज़ा खेल लेगा, सलमान मिर्ज़ा परफॉर्म करेगा, नसीम बाहर हो जाएगा। ये इस टीम की सबसे अच्छी बात है। बाकी जहाँ कमी और खामियों की बात रही, तो आप जब अच्छा नहीं खेलेंगे, जैसे टेस्ट क्रिकेट है वो सेशन बाय सेशन खेले, वनडे क्रिकेट में भी आपके पास मौका होता है, बट T20 क्रिकेट में आपको पलट कर पलटने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि 1 घंटे 20 मिनट की इनिंग है, आपके पास मार्जिन ऑफ एरर की गुंजाइश नहीं है। तो अगर श्रीलंकन पिच को देख लिया जाए तो हमारे ये बॉलर्स, हमारे बैटर्स, किसके ऊपर हम ज़्यादा तकिया करें? ईशल देखें, हम आपको याद होगा लास्ट ईयर बड़ी बात कर रहे थे जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही थी और दुबई में हो रही थी कि जी स्पिन होना चाहिए, हमारी टीम में स्पिनर्स होने चाहिए। हमारी सिलेक्शन कमेटी के कानों पर जूं तक नहीं रहेगी, उन्होंने जी नहीं रखा स्पिनर्स को। इस टीम में कंडीशंस को देखते हुए 5 स्पिनर मौजूद हैं। एट ए टाइम आप 5 स्पिनर से चले गए तो कमाल है, धमाल है। आई थिंक मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी टीम है।
और वो कहते हैं ना कि जब आप तस्लीम कर लें तो फिर तहकीक की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही। लास्टली अब बात कुछ हो जाए हमारे बच्चों की, यंगस्टर्स की। T20 वर्ल्ड कप जिसके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी लेकिन अप टू द मार्क नहीं थी शायद, जिसका फ़ायदा भारत ने उठाया फिर गुज़िश्ता रोज़ के मैच में। हमारे लिए मेक और ब्रेक वाला मैच था। भी आप ब्रेक में मुझसे पूछ रहे थे कि हमें क्यों जो टारगेट था वो 33-34 ओवर में करना था। उसकी वजह ये थी कि हम इंग्लैंड से मैच हार गए थे और अगर हम इंडिया को हरा देते तो इंग्लैंड ने हमें हराया हुआ था और हम इंडिया को हरा देते तो तीनों टीमों का एक एक नाकामी हो जाती है। लेकिन नेट रन रेट पे बात आती है जब पॉइंट्स इक्वल हो जाते हैं, तो हमारा नेट रन रेट का इशू था और उसको हम नहीं फुलफिल कर सके। लेकिन कोई बात नहीं है, खेल में हार जीत हो जाती है। ठीक है। आप यही टीम जो है वो अंडर 19 एशिया कप जीती, वर्ल्ड कप में डिलीवर नहीं कर सकी अनफॉर्चुनेटली, बट हमें अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे इस टीम के साथ। हमें फोकस करना चाहिए और हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब दो टीमें मैदान में उतरती हैं तो एक जीतती है और एक हारती है। हार और जीत से अलग आपको जाकर सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ इसी में अटके रहते हैं कि हमारी टीम हार गई। हमें इंटेंशन देखना चाहिए कि आप किस तरह खेल रहे हैं, आप लड़कर हारें। कल के मैच में एक शिकायत वो ज़रूर है कि जब आपको एक ऑप्शन था कि आप 34-33 ओवर में करें, वो इंटेंशन नज़र नहीं आई माजरत के साथ टीम को। आप हारे कल, आप कोशिश करके हार जाते तो कोई बात नहीं थी, चांस तो लेते आप। चांस लेना चाहिए था, वो नहीं लिया गया। उम्मीद करते हैं कि अगली बार बेहतर परफॉर्म किया जाएगा। बहुत शुक्रिया याया भाई, एक बार फिर से आप लाहौर में मौजूद थे, हमारे स्टूडियोज़ जो हैं आपको ज़हमत देते रहेंगे। और यकीनी तौर पे हमारी क्रिकेट के अंदर इस वक्त बेहतरी आ रही है और एक ज़बरदस्त बड़ा फैसला लिया गया। उम्मीद करते हैं इसके नताइज भी पाकिस्तान के हक में होंगे। बिल्कुल जी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे दीगर अहम इशूज़ होंगे हमारे साथ। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी हमारा टॉपिक आप सबके लिए है कंधों और जोड़ों का जो दर्द है। बज़ाहिर एक मामूली मसला लगता है, मगर जब यही दर्द रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपके तमाम जो मामलात हैं उनको मफलूज कर देता है या आपको महदूद कर देता है, तो इस मसले को आप बहुत संजीदगी से लेना शुरू कर देते हैं। स्पेशली ख़वातीन जो कि फ्रोज़न शोल्डर या फिर शोल्डर्स में खिंचाव, अकड़ाव या फिर दर्द का शिकार रहती हैं, या फिर ख़वातीन के अंदर ये मामला बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि आर्थराइटिस का शिकार हो जाती हैं, यानी कि उनकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, उनके ऊपर जो लेयर है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, तो वो बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाती हैं। आज हम इन्हीं मसलों के ऊपर बात करें। बिल्कुल, और ये आपके छोटे छोटे मामलाती ज़िंदगी जिसमें हाथ उठाना है, कपड़े पहनना है, बाल बनाना, ये सादा काम करने में भी आपके बहुत सी तकलीफ का, अजियत का सामना करना पड़ता है। वजूहात क्या है, खात्मा किस तरह से मुमकिन हो सकता है, क्या डाइट होनी चाहिए, क्या रूटीन होनी चाहिए, इसकी वजूहात और ख़ात्मे दोनों के लिए बात करेंगे। डॉक्टर उमर भट्ट साहब, ऑर्थोपेडिक स्पोर्ट्स सर्जन हैं, आपको वेलकम करेंगे डॉक्टर साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। आर्थराइटिस ये वही मामला है हड्डियों के भुरभुरेपन का, वजूहात क्या होती हैं, क्या गलतियाँ हम कर जाते हैं, या एक ख़ास उम्र में आके आपको ये मर्ज़ लाहक होना ही है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आर्थराइटिस का मतलब होता है कि अल्लाह ताला ने आपके जोड़ के ऊपर जो लेयर लगाई है उसकी थिकनेस का कम हो जाना। वो लेयर वो होती है जिसके ज़रिए आप अपना जोड़ मूव करते हैं। अब इंसान के सिर्फ नी जॉइंट में ये लेयर नहीं होती है, हर वो जोड़ जो मुड़ता है उसके अंदर ये लेयर होती है। उसमें आपकी गर्दन भी शामिल है, उसके अंदर आपकी स्पाइन की बाकी बोन्स भी शामिल हैं, घुटना, एंकल, हैंड, एल्बो, शोल्डर। अब अगर उसके ऊपर जो लेयर लगी है जो उसको मूवमेंट करने में, ग्लाइडिंग करने में स्मूथनेस लेकर आती है, अगर वो रफ हो जाए और उस चिकनी हड्डी या उस कवर को ख़त्म हो जाए, इसको कहते हैं आर्थराइटिस। अच्छा, ये ख़त्म क्यों हो जाता है डॉक्टर साहब, और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, किस एज पे जाके ये ख़त्म हो जाता है, और क्या हम कुछ ऐसी डाइट्स या ऐसी एक्सरसाइजेज या कुछ अपनी लाइफस्टाइल को तब्दील करके इसको ख़त्म होने से बचा सकते हैं ताकि ये मसला पैदा ही ना हो, फिर उसके बाद इलाज के ऊपर आएंगे? साइंटिफिक एविडेंस ने शो किया है कि इसको आप डिवाइड कर देंगे 2 से 3 हिस्सों में। एक जेनेटिक्स, कि अगर एक जीन्स के अंदर आपके वो एबनॉर्मेलिटी हैं जो आपके कार्टिलेज को नेचुरली तौर पे एज रिलेटेड ख़राब करती हैं, वो आपको ज़रिए तक पाकिस्तान में हमारे पास अभी तक वो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आई नहीं जिसके ज़रिए हम बता सकें। हो सकता है इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स AI टेक्नोलॉजी बता सके कि आपके ब्लड टेस्ट के ज़रिए अगले कितने सालों में आपको आर्थराइटिस की प्रेडिक्शन हो सकती है। जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर में जा रही है, तो हम उसके अंदर डेटा डालेंगे पाकिस्तान का, आपकी फैमिली का डेटा डालेंगे और बटन दबा के वो बता देगा कि 15 साल बाद डॉक्टर उमर भट्ट आपके अंदर रिस्क है आर्थराइटिस का और आप कैसे रोक सकते हो। अब दूसरा फैक्टर क्या है, किसी इंसान को हड्डी टूट गई, कि मैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ और वो जोड़ टूट गया लिटरली, अब आप उसको जितना मर्जी जोड़ दें एनाटॉमिकली परफेक्ट, चूंकि उस जोड़ के बीच में क्रैक आ गया है, उसमें आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाता है। सेकंड थिंग, और तीसरी चीज़ कि अगर आपके जिस्म के अंदर एक ऐसी बीमारी है जो जोड़ों को ख़राब करती है, जिसको कहते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस या एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या ऑटो इम्यून डिजीज़, जिसके अंदर आपने देखा होगा जो रिमेटॉइड के पेशेंट होते हैं उनके हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं, यंग लड़कियों के जोड़ ख़राब हो जाते हैं। तो दीज आर द मेन फैक्टर्स बिहाइंड डेवलपिंग आर्थराइटिस। और एक है नेचुरल वेयर एंड टेयर,
अब अगर एक इंसान की उम्र 80 साल हो गई है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसका एक साफ और ब्रांड न्यू घुटना या हिप आहिस्ता आहिस्ता वेयर एंड टेयर होगा, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि जो 80 साल है अगर उसमें आर्थराइटिस हुआ तो हमें सर्जरी करनी है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी 80-80, 90-90 साल उम्र होती है, एक्सरे के अंदर उनको आर्थराइटिस शुरू हो गया है मगर उनको पेन नहीं करता। तो इसका मतलब है कि ये एक बड़ा स्पेसिफिक डायग्नोसिस है जो पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर आपने ट्रीट करना है। एक पेशेंट आया है जिसकी उम्र 45 साल है और उसको इतना आर्थराइटिस है उसे चला नहीं जा रहा, आप उसको ट्रीट करोगे। एक उसी तरह का पेशेंट 45 साल का है, उसको हल्का आर्थराइटिस है, उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं है। वी हैव अदर ऑप्शंस टू ट्रीट। अच्छा, इसको रोका जा सकता है? मेरा सवाल ये। स्लो डाउन किया बिल्कुल जा सकता है अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, आपका वेट लॉस होता है, आप बड़ा ज़्यादा ओवरवेट नहीं है, आपकी डाइट अच्छी है और एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनके अंदर रिस्क ऑफ आर्थराइटिस 30 से 35% कम होता है कंपेयरिंग टू उन लोगों का जो एक्सरसाइज और अपनी फिटनेस के ऊपर कम ख्याल। बिल्कुल सही। अच्छा, अब खुदा न खास्ता ये मर्ज़ लाहक हो गया, अब क्या क्या ऑप्शंस हैं इसको दोबारा से बेहतर करने की? एक तो सर्जरी आप बता रहे थे, रिप्लेसमेंट भी क्या एक ऑप्शन है? मेडिसिन से कितना इसको कवर किया जा सकता है? अगर आर्थराइटिस के ग्रेड्स को देखा जाए तो 4 ग्रेड होते हैं, 1, 2, 3, 4। अगर स्टेज 1 और 2 है तो बहुत हाई चांस है कि हम पेशेंट का जोड़ नहीं बदलेंगे। उसके अंदर हम पेशेंट को फिजियोथेरेपी, वेट लॉस, डाइट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसको आपने सुना होगा स्टेम सेल से हम ट्रीट करते हैं, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड भी होता है, इंजेक्टेबल्स, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, दुनिया में बहुत पब्लिश हो चुका है। अगर ग्रेड 3 है तो उसके अंदर हम जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी करते हैं, जिसका मतलब है जोड़ नहीं बदलना, नी जॉइंट के बाहर ऑपरेट करके नी की अलाइनमेंट को ठीक करना, जिसको ऑस्टियोटमी कहते हैं। और अगर जोड़ पूरा खराब हो गया है तो उसके अंदर टोटल नी रिप्लेसमेंट की जाती है। और अगर जोड़ आधा खराब हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है कि बनिस्बत पूरे नी को बदलना, सिर्फ उस पार्ट को बदलते हैं जो खराब है, उसको कहते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। तो अब हमारे पास भी पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके अंदर हमारे पास मैनी टूल्स हैं बॉक्स में, और हर टूल हर पेशेंट के लिए यूज़ नहीं किया जाता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, फ्रोजन शोल्डर, बहुत सारी खवातीन इस चीज़ की कंप्लेन करती हैं और फिर उसकी वजह से बाजू को मूव करना, कपड़े तब्दील करना, कोई चीज़ उठा भी नहीं पाना, मतलब हाथों का इस्तेमाल भी महदूद हो जाता है। तो वो किन वजूहात की बिना पर होता है? क्या शुगर पेशेंट को ये ज़्यादा होता है, जिनको थायराइड्स हो जाता है उनके साथ ये मसाइल होते हैं? किन खवातीन में ये ज़्यादा होता है और इसका क्या मसले का हल है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग एंड वेरी गुड क्वेश्चन। फ्रोजन शोल्डर का मतलब ही वर्ड से पता चल जाएगा, फ्रीज हो गया, रुक गया। अल्लाह ताला ने इंसान के शोल्डर जॉइंट को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह बनाया है। हर इंसान को पता है गोल्फ की गेम क्या होती है। अब आप इस तरह सोचें कि गोल्फ का जो टी है वो शोल्डर का सॉकेट है और जो बॉल है वो एक्चुअल शोल्डर जॉइंट है। अब आप सोच सकते हैं कितना सर्कुलर एरिया जिसमें इंसान का शोल्डर मूव करता है। वाहिद जॉइंट है जिसको आप 180 डिग्री मूव कर लेते हैं। उस शोल्डर जॉइंट के ऊपर अल्लाह ने एक लेयर लगाई होती है, उसको कहते हैं कैप्सूल। अगर वो कैप्सूल टाइट हो जाए, इसको कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। रीजंस क्या है? वन ऑफ द कॉमनेस्ट जो आपने बताया, डायबिटीज। सेकंड रीजन, अगर कोई इन्फेक्शन हुई है, किसी को वायरल हुआ है। थर्ड, अगर उसने रेपिटेटिव मूवमेंट किए। एक बंदा उसने जिंदगी में टेनिस नहीं खेला और पूरा हफ्ता टेनिस खेल रहा है। एक बंदा उसने जिंदगी में बैडमिंटन नहीं खेला और वो गया, उसने शुरू हो गया बैडमिंटन या पैडल। तो इतनी दफ़ा रेपिटेटिव मूवमेंट की वजह से, माइक्रो इंजरी होने की वजह से जो कैप्सूल है वो टाइट हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अमेजिंग आउटकम्स एंड रिजल्ट्स विदाउट डूइंग सर्जरी। अगर पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर हुआ है और उसका स्टेज 2 है, मतलब पहले स्टेज के अंदर सिवियर पेन होती है, सेकंड स्टेज में स्टिफनेस हो जाती है, शोल्डर मूव नहीं करता, तो हम बगैर सर्जरी किए एक्सरे गाइडेड इंजेक्शन लगा के उस पेशेंट को 5 मिनट में ठीक कर देते हैं। ठीक है। और हसन रहीम के बारे में बताएगा कि उनकी कौन सी सर्जरी हुई थी और कॉन्सर्ट में उन्होंने अप्रिशिएट भी किया आपको, वो क्या मामला था? हसन इज़ लाइक यंगर ब्रदर टू मी। तो उनका अनफॉर्चुनेटली जो उनकी सर्जरी थी ACL, उसमें इन्फेक्शन हो गई थी और जो कि समवेयर एल्स वाज डन एंड इट हैपेंस। इट्स ऑब्वियसली जब आप सर्जन होते हैं तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। व्हेन ही केम टू मी, ऑब्वियसली ही वाज इन अ वेरी बैड स्टेट। उसका CRP, जिसको इन्फेक्शन मार्कर कहते हैं, बहुत हाई था, उसका फीवर बहुत हाई था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी डिड द रिवीजन ACL एंड माशाल्लाह ही फुली रिकवर्ड एंड नाउ ही इज बैक ऑन स्टेज एंजॉयिंग हिज लाइफ। जबरदस्त। अच्छा, अब ये भी बताइएगा कि क्योंकि हम लोगों को, आपने कहा कि 5 साल बाद शायद AI इतना एडवांस हो जाएगा कि हमारा डाटा डाला जाएगा, हमारी फैमिली का डाटा डाला जाएगा और बता दिया जाएगा कि 15 साल बाद या 10 साल बाद आपको आर्थराइटिस या डिफरेंट किस्म की बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा, लेकिन अभी क्योंकि इतनी जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, लेकिन अगर कोई ये शख्स जानना चाहता है, मैं जानना चाहती हूँ, इंजीनियर जानना चाहते हैं कि हमारी हड्डियों के अंदर कहीं आर्थराइटिस का मसला तो नहीं आ रहा, या फिर हमारी हड्डियों के अंदर बुरबुरापन या जो वो एक गूदा जिसकी बात आप कर रही थी, लेयर होती है, वो ख़त्म तो नहीं हो रही है, तो ये हम कैसे, कोई ऐसा टेस्ट मौजूद है अभी भी जो कि आपकी बोन की कंडीशन को बता सकता है कि आने वाले टाइम में आप ये फेस कर सकते हैं, तो इसको पहले से ट्रीट करना? हाँ, बहुत देखें, ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर टॉकिंग हियर।
जिसका मतलब है हेल्थ अवेयरनेस को कहते हैं। इंग्लैंड जैसी कंट्री के अंदर प्राइमरी केयर हेल्थ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ वो एनालिसिस करते हैं, पाकिस्तान में नहीं है। हेल्थ अवेयरनेस का मतलब क्या है कि आप जाके हर साल अपना मेडिकल चेकअप करवाते हैं, जिसके अंदर आपके बेसिक ब्लड टेस्ट होंगे, एंडोक्रिनोलॉजिकल टेस्ट होंगे, मर्दों का प्रोस्टेट टेस्ट होता है, लेडीज़ का सर्वाइकल स्मेयर किया जाता है कि कैंसर पिक किया जाए, मेमोग्राम किया जाता है, ब्रेस्ट कैंसर पिक, मर्दों का PSA कराया जाता है ताकि प्रोस्टेट में अगर उसके फ्यूचर में, इसी तरह बोन हेल्थ चेक करने के लिए एक्सरे कराए जाते हैं, बोन स्कैन कराया जाता है, विटामिन D टेस्ट कराया जाता है, कैल्शियम कराया जाता है। तो हमारे यहाँ चूंकि अनफॉर्चुनेटली उस तरह का प्राइमरी केयर का सिस्टम नहीं है, हम इंडिविजुअली जो हो सकता है वो करते हैं। आंसर टू योर क्वेश्चन, यस, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम है तो आपको चाहिए आप अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाएं। तो बोन डेंसिटी को किस तरह से चेक किया जाए? वो एक बोन स्कैन होता है जिसके जरिए आप मतलब डेक्सा स्कैन जिसको कहते हैं, जिसके जरिए वो चेक करके बता देते हैं कि अगर आपकी थिकनेस बोन की कितनी है, नॉर्मल है या ज़्यादा। लेकिन इस एज में ज़रा अनलाइकली है, वो ज़्यादातर 50 प्लस में किया जाता है। इस एज के अंदर सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप डॉक्टर को जाके विजिट करें, वो आपको फिजिकल एग्जामिन करेगा, आपके ब्लड टेस्ट देखेगा। अगर उसको नजर आया कि मुझे लग रहा है थोड़ा सा घुटना इनका पेनफुल कर रहा है, तो एक ऑप्शन है सिंपल एक्सरे करवाना, जो कि कोई नुकसान नहीं करेगा। और अगर उसको ज़्यादा डिटेल चाहिए वो MRI करवा लेगा। और अगर MRI में हर चीज़ नॉर्मल आई, यू हैव अ टिक बॉक्स कि आपके घुटने हेल्दी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जिस खातून को, जिस मर्द को ये मर्ज लाहक है आर्थराइटिस का, इसके खात्मे के लिए आपको लाइफस्टाइल बदलनी होगी और एक्सपर्ट से, माहिरीन से राय लेते हुए ट्रीटमेंट करवाइए ताकि वो मसला मजीद बिगड़ ना जाए। बिल्कुल, और एक हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाइए जिससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर भट्ट साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे दीगर अहम इश्यूज भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के आखिर में बात कर लेते हैं कुछ पानी की। आज दुनिया भर में आब गाहों यानी कि मीठे पानी के ज़खायर का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जो कि हर साल 2 फरवरी को सन 1971 को किए जाने वाले रामसर कन्वेंशन की याद में मनाया जाता है। जी हाँ, तो पाकिस्तान में इस वक्त 19 रामसर साइट्स मौजूद हैं जो बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक अहमियत की हामिल हैं और माहौलियाती तवाज़ुन बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। लेकिन अब जो इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये जो रिजर्वायर्स हैं, ये जो ज़खायर हैं, इनमें भी अब काफ़ी सुकड़ते चले जा रहे हैं। जिस तरह से जंगलात अब कम होते जा रहे हैं, सुकड़ते जा रहे हैं, उसी तरह से ये भी कम होते चले जा रहे हैं, सुकड़ते चले जा रहे हैं। तो इसकी क्या वजूहात है, किस तरह से इसको कम किया जा सकता है, इनको संभाला जा सकता है? अभी भी आफिया इस्लाम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौसमियाती तब्दीली हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे आपको आफिया साहिबा। आप इसे जानेंगे, जो रिजर्वायर्स हैं मीठे पानी के हमारे पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं और पाकिस्तान का इन्हसार भी इन्हीं पर है। अब तो पाकिस्तान की जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो भी ख़त्म होता जा रहा है बहुत सारे शहरों के अंदर। तो इन रिजर्वायर्स को बचाने के लिए क्या हिफाजती इक़दाम, क्या मनसूबाबंदी हो सकती है? जी सलाम, बहुत शुक्रिया। और मैं आप ही के कबीले से ताल्लुक़ है, मैं सहाफ़ी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। माहिर नहीं हूँ। देखिए, ये जो वेटलैंड्स जिनको हम कहते हैं, ये सिर्फ मीठे पानी के ज़खायर नहीं हैं। पाकिस्तान की जो रामसर साइट्स जिसका आपने जिक्र किया, 19 रामसर साइट्स हैं, उसमें अस्तोला आइलैंड भी है। तो अस्तोला आइलैंड तो ज़ाहिर है मीठे पानी का ज़ख़ीरा नहीं है जी। वो समंदर में एक जजीरा है। और इसी तरह से हमारे और भी इलाके हैं। बात यह है कि ये आप समझें कि एक नेचर का एक खुदकार मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए एक उसकी जो सेहत है वो बरकरार रहती है। और न सिर्फ ये कि ये 19 रामसर साइट्स हैं, उसके अलावा भी बहुत सी वेटलैंड्स हैं हमारे मुल्क में। और वो रामसर साइट्स तो वो हैं जो कि अपनी कोई यूनिक वजह है जिसकी वजह से मुल्क ने अपना जो लिस्ट पेश की थी वहाँ पे पाकिस्तान ने, उसमें उनको रामसर साइट्स असेस करके डिक्लेयर किया गया था। ठीक है। पाकिस्तान ने इन वेटलैंड्स को बचाने के लिए बहुत काम किया। पाकिस्तान के कुछ बैनुल-अक़वामी और निजी जो तंजीमें हैं उन्होंने बहुत काम किया और एक वेटलैंड पॉलिसी तरतीब दी थी जो कि 2008 में रोल आउट हुई थी, लेकिन बस वो रोल आउट हुई है। तो उस पॉलिसी को सबसे पहले तो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर वो तमाम चीज़ें फिर लाजिम हो जाएंगी जब आपका वो एक कानून बन जाता है, लेजिस्लेट की जाती है पॉलिसी, तो फिर उसके बाद आपके ऊपर लाजिम होता है कि उसमें जो दी गई वो हैं रिकमेंडेशंस हैं उनके ऊपर अमल किया जाए और उस पे अमल दरामद करने के लिए वसाइल दिए जाएँ। आपने कहा कि सुकड़ती जा रही हैं, यकीनन ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सुकड़ती जा रही हैं, लेकिन उसका सुकड़ना जो है वो इंसानी आबादी के फैलाव के साथ उसका ताल्लुक है जी। हम हर जगह देख रहे हैं जो कि कुदरती वसाइल के ऊपर दबाव है वो इंसानी आबादी का दबाव है। और
उन कुदरती वसाइल की जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात होने चाहिए, उनके इतलाक़ में जो आपको एक कमी नज़र आती है, वो है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये ख़त्म हो रहे हैं, इनको सही किया जा सकता है, इनको रिवाइव किया जा सकता है। कुछ तो वो काम जो हम खुद अपने हाथ से कर रहे हैं कि उनके अंदर आलूदगी को दाखिल किया जा रहा है, ये भी हज़रत इंसान की तरफ से हो रहा है। तो उसके ऊपर ज़ाहिर है हमारे अच्छा, ये दोनों कवानीन चीज़ें अगर मौजूद थोड़ा हैं। सा एलैबोरेट कर दीजिए आफिया साहबा। एक तो आपने आलूदगी का तज़किरा किया, इसमें कोई शक नहीं है कि हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस एसेट को तबाह करने में जो हमारी नस्लों को उनकी बका के लिए ज़रूरी है। तो इंडिविजुअली बिल्कुल, कम्युनिटी की सेहतमंद सतह पे माहौल हम क्या उनकी कर बका के सकते लिए हैं, ज़रूरी है। हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है, दोनों को क्या किरदार अदा करना है इसकी देखिए, बेहतरी में? कवानीन का इतलाक़ और कवानीन के इतलाक़ के लिए जो वसाइल मुख्तस होने चाहिए, वो तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। लेकिन एक ज़िम्मेदारी शहरी होने के नाते से हर शख्स की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों की अहमियत को समझे, जिसमें एक सहाफ़ी होने के नाते से आप लोग इस बात की आगाही लेके आ रहे हैं, आपके जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उम्मीद करते हैं कि उनको एहसास हो कि ये कितनी ज़रूरी हैं। आपकी सिर्फ ये एक पानी का एक ज़ख़ीरा नहीं होते, ये ज़ेरे ज़मीन पानी को भी रिचार्ज करते हैं। दुरुस्त। ये आबी परिंदे और आबी जो हयात है उसके लिए भी बेइंतहा ज़रूरी हैं। तो जब हम इनको आलूदा करते हैं, एक तो क्लाइमेट चेंज का असरात हैं, मौसम बदल रहे हैं, जहाँ पानी बारिशें होती थी जिसकी वजह से इनका एक लेवल बरकरार रहता था, वो अब नहीं है। आप अपने सॉल्ट रेंज में देख लीजिए, जो वहाँ जो उछाली लेक कॉम्प्लेक्स हैं, वहाँ 3 झीलें हैं, उनकी सतह जी। बहुत नीचे हो गई है। और इसी वजह से, क्योंकि वो सॉल्ट लेक के एरियाज में हैं, तो वहाँ पे नमकियात का जो तनासुब है पानी में, वो बहुत बढ़ गया है, जो कि बिल्कुल ज़ाहिर है सही। वहाँ के आबी परिंदों और आबी हयात के लिए नुकसानदेह है। उसमें बहुत सी चीज़ें बहुत से ऐसी हयात है जो कि मादूम हो रही है। बिल्कुल सही। उसी तरह से आलूदगी जो है वो हमारी तरफ से उन जगहों को बिल्कुल बिल्कुल सही। तबाह हमें कर भी रही है। बीइंग अ शहरी अपनी ज़िम्मेदारी को समझना होगा, ज़िम्मेदार शहरी बनना होगा। बहुत शुक्रिया आफिया सलाम साहिबा, वक्त की कमी थी वरना आपसे मज़ीद जानते, ये मामला इतनी बात की जाए कम है। बहुत शुक्रिया आपका। और जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं वो भी बड़े वाज़ेह होनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि इसी के ऊपर ज़िंदगी की बका भी है। बिल्कुल, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।